अभी परेशानी ये आती है कि जब ये यूथ कॉलेज से बाहर निकलता है और उसके बाद वो नौकरी ढूंढता है तो पहले तो उसको नौकरी मिलती नहीं, और जो मैन्युफैक्चरर है वो एक ट्रेन्ड मैन पावर ढूंढ रहा होता है तो उसे ट्रेन्ड मैन पावर नहीं मिलती। टू फाइंड आउट कि मेरा गोल्डन बैच कौन सा है, ये टर्म्स यूज की जाती है फूड में, जिसको गोल्डन बैच बोलते हैं, विच इज कॉल्ड द बेस्ट बैच। वो हमेशा नहीं बनता। हमारे घर में चाय बने तो हर बार सेम नहीं बनता। अब ये रिमोट एरियाज में टैक्स बेनिफिट में फैक्ट्री तो लगा दी पर वहाँ लोकल मैन पावर नहीं है। बिल्कुल। अब लोकल मैन पावर नहीं है तो क्या करोगे? तो ये ऑटोमेशन आपका हेल्प करेगा। नाउ सिस्टम इज ऑनलाइन, कैन समबडी from outside, maybe a competitor, come into our system, hack our system and take out the ingredients of our golden batch? तो क्वालिटी सफर होने के बहुत चांसेस होते हैं। सिमिलर ऐसी एक परेशानी कैडबरी के लिए आई थी जब उनकी चॉकलेट्स में कीड़े मिलने शुरू हो गए थे। ये रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट जब आपके एंड यूजर पर जाता है, हम एंड टू एंड उसको देते हैं ताकि जो आपकी टीम है उसके पास लाइव डेटा। Hi everyone, welcome to another amazing episode of Win Talks with Abhishek Jain, where win is wisdom, inspiration and networking. आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है मनमीत सिंह भट्टी और उन्होंने एक किताब लिखी है और वो एक TEDx स्पीकर हैं प्लस एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एक्सपर्ट हैं जिन्होंने 700 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन किया है। उनकी क्लाइंट लिस्ट में इंडिया की टॉप बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जैसे कि नेस्ले, कैडबरी, पतंजलि, श्री श्री आयुर्वेदा, रेनबैक्सी एंड और बहुत सारी कंपनीज। और भट्टी जी का मिशन है 1 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को उनकी ड्रीम जॉब दिलाना। ये थोड़ा सा डिफरेंट है उनके बिजनेस से, बट ये उनका पैशन है जो वो बखूबी कर रहे हैं। और इस पॉडकास्ट में हमने बात की है कि कौन सी ऐसी कंप्लायंसेस हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चाहिए और कैसे ऑटोमेशन को रन करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, स्किल गैप को कम कर सकते हो और एक यूनिट को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। सो आइए बात करते हैं मनमीत सिंह भट्टी जी से। वेलकम मनमीत जी टू विन टॉक्स विद अभिषेक जी। अभिषेक जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सो मनमीत जी, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के साथ काम करते हैं, मैं भी मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करता हूँ इन अ डिफरेंट डोमेन। देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रिलेटेड टू ऑटोमेशन एंड ऑल। तो मेरे को आपसे सबसे पहले हम शुरुआत वहीं से करते हैं कि क्या क्या ऐसे चैलेंज है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो अपने आप में अगर हम बात करें ना, ये मैन्युफैक्चरर आदमी तब बनता है जब उसके अंदर एक पैशन होता है कुछ बनाने का, कुछ क्रिएट करने का। तो जब भी आप कुछ क्रिएट करने लगते हैं तो चैलेंजेस आना स्वाभाविक है, वो आएगा ही आएगा। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री अक्रॉस द ग्लोब सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है मैन पावर। हमारे पास आज की डेट में ट्रेन मैन पावर नहीं है। बिल्कुल सही। जो यूनिवर्सिटी का या कॉलेजेस का ग्रेजुएट है वो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में फिट नहीं हो पाता बिकॉज जो हमारे करिकुलम्स है बहुत पुराने हैं। पुराने भी मतलब अगर बात करें कि 30-30, 40-40 साल नहीं, कई जगह पर 50-60 साल पुराने भी पढ़ाई कराई जा रही है। बिल्कुल, और उनका कोई यूज भी नहीं है आज के टाइम पे अगर हम देखें तो। अभी परेशानी ये आती है कि जब ये यूथ कॉलेज से बाहर निकलता है और उसके बाद वो नौकरी ढूंढता है तो पहले तो उसको नौकरी मिलती नहीं, और जो मैन्युफैक्चरर है वो एक ट्रेन्ड मैन पावर ढूंढ रहा होता है तो उसे ट्रेन्ड मैन पावर नहीं मिलती। ये दोनों का एक गैप बहुत जबरदस्त चल रहा है और पूरी दुनिया में ये गैप है। राइट। और सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे बड़ा वीक लिंक भी मैन्युफैक्चरिंग में हम बोलते हैं वो भी मैन पावर होती है, आदमी होते हैं, इंसान होते हैं जो मशीनें चलाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अगर तो आपके पास मैन पावर अच्छी है, एफिशिएंट है, काम करती है, वेल ट्रेन्ड है, तो आपका प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा, एफिशिएंटली बनेगा और जो प्रॉफिट आप कमाना चाहते हो आप कमा पाएंगे। बिल्कुल। वहीं अगर आपकी मैन पावर चेंज हो जाती है या कमजोर लोग हैं जो काम नहीं कर सकते, ट्रेंड नहीं है, तो आपकी क्वालिटी सफर करती है सबसे पहले, उसके बाद क्वांटिटी सफर करती है, फिर उसके बाद एफिशिएंसी सफर करती है। तीनों चीजें सफर करती हैं। एक डायलेमा यहाँ पे मेरे दिमाग में हमेशा रहा है, या मैं मार्केट में भी देखता हूँ कि जो लोग हैं या कॉलेजेस से a lot of engineers are passing out, they don't have jobs, yes, and
ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की, दे डोंट हैव मैन पावर। यस, तो गैप कहाँ पे आ रहा है? देखो सिंपल सा गैप है कि सबसे बड़ी बात ये है कि हमें इंडस्ट्री का जो सम्मेलन है, हम बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी के साथ, एजुकेशन के साथ, एकेडमिया के साथ, वो करना बहुत जरूरी है। अभी बहुत बड़ा गैप है दोनों में। इंडस्ट्री कॉलेजेस में जाती है सिर्फ हायरिंग करने के लिए, लेकिन अपनी जरूरतें लेकर नहीं जाती। ओके और सेम वे कॉलेज में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है जो उनको पहले से पता है। ठीक है। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा गैप आ रहा है। और टेक्नोलॉजी पिछले 20-25 साल में इतना ज्यादा चेंज हुई है, आज की डेट में आप देखो मोबाइल हर 6 महीने बाद बदल के आता है। बिल्कुल सही। सेम इज विद द टेक्नोलॉजी, वो हर बार बदल के आती है। तो जरूरत आज ये है कि इंडस्ट्री को एकेडमिया के साथ मिलके ऐसे कोर्सेज तैयार करें कि सबसे पहले कि उनको एक ट्रेंड मैन पावर आए, वो बहुत जरूरी है। और जब वो ट्रेंड मैन पावर आएगी तभी आप एक एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा पाएंगे। और जब तक अगर वो नहीं ला पाएंगे तो फिर ऑटोमेशन ही एक आपका सहारा है जो कम से कम इस गैप को थोड़ा सा ब्रिज करने में आपकी हेल्प करता है। वो कैसे? मतलब बड़ा सिंपल सा है, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक च्यवनप्राश की मशीन है। तो च्यवनप्राश की मशीन में आपके पास एक रेसिपी सेट होती है जिसमें बताया जाता है इतना आंवला डलेगा, इतना घी डलेगा, इतना जो भी रेसिपी के हिसाब से डलता है। ठीक है। तो आपको वो बनाने के लिए एक्सपर्ट लोग चाहिए और रेसिपीज रोज चेंज होती है। R&D टीम रेसिपीज को चेंज करती है। च्यवनप्राश बड़ा एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अदरवाइज दवाइयों के लिए, फूड के लिए, केचप के लिए, सॉस के लिए हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं जिसकी रेसिपीज चेंज होती रहती है रोज। अब ऑटोमेशन एक ऐसा जरिया है जिसमें आप R&D के टाइम में अपने आप को यूज कर सकते हैं ऑटोमेशन, जहां पर जो आपका बेस्ट बैच है वो R&D के थ्रू पता लग जाएगा और वही प्रोग्रामिंग आपकी मशीन के ऊपर चली जाएगी। ओके। सो ऑपरेटर को सिर्फ मशीन को ऑन और ऑफ करना है और उसके अंदर उसको कुछ नहीं करना है कि उसमें इतने किलो घी पड़ेगा, इतने किलो आंवला पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना है और आपका प्रोडक्ट वैसे का वैसे ही निकल आएगा। ठीक है। तो जब तक आपके पास ट्रेन मैन पावर नहीं है उसको हैंडल करने के लिए, तो ऑटोमेशन आपके उस एफिशिएंसी को लेके आ सकती है। पर यहाँ पे हमने बात की कि ट्रेंड मैन पावर नहीं है, अगर है तो भी क्या ऑटोमेशन हमारे को हेल्प करेगा या उसकी जरूरत नहीं है? फिर बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, बिकॉज ट्रेड मैन पावर का इशू अगले 100 साल तक रहने वाला है। चिंता मत कीजिए, वो रहने वाला है, वो खत्म होने वाला नहीं है। ओके। आज की डेट में अगर हम बात करें इंडिया की, स्पेसिफिकली इंडस्ट्री एक ऐसे स्टेज पे है कि हम अभी टेक ऑफ करने वाले हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है, हमारे पास मार्केट्स आ चुकी है, हमारे पास प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। आज की डेट में जो सबसे बड़ी परेशानी वो है स्केल अप करने की। बिल्कुल सही। कि अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया है और आज आप उसका प्रोडक्ट रोज का 200 किलो या 2000 केजी रोज की प्रोडक्शन करते हैं, जैसे आप उसको 20,000 केजी पे करना चाहते हैं तो इमीडिएटली उतनी ट्रेन मैन पावर फिर से लानी पड़ेगी। पहली बात ये तो है ही है। सेकंड क्या होता है कि अवेलेबिलिटी एंड द लॉजिस्टिक्स। छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आप टूथपेस्ट बनाते हैं, अब टूथपेस्ट अगर आप बनाते हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होगा। सो अगर आपकी टूथपेस्ट की फैक्ट्री है बद्दी में, चंडीगढ़ के पास, तो आप नॉर्थ इंडिया को बहुत आराम से कैटर कर सकते हैं। 1 दिन 2 दिन के ट्रांसपोर्टेशन में सामान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर यही सामान अगर आपको कोयम्बटूर पहुंचाना है तो हो सकता है आपको 3 दिन 4 दिन 5 दिन भी लगे। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो उसमें आपका फ्यूल भी लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम भी वो आएगी। अगर आप सेम टू सेम रेप्लिका ऑफ द सेम फैक्ट्री आप कोयम्बटूर में डाल दें और सेंट्रलाइज कंट्रोल करें, तो जो प्रोडक्ट आपका बद्दी में बन रहा है वही सेम टू सेम प्रोडक्ट आपका कोयम्बटूर में बनेगा और वहीं पर ही आप काम कर सकते हैं। पर उसमें कॉस्ट डबल नहीं हो जाएगी फैक्ट्री सेटअप करने की, यूनिट सेटअप करने की? देखिए, कॉस्ट का हमेशा खेल चलता रहेगा दोनों तरफ कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी की कॉस्ट कितनी है। आज की डेट में बहुत ही डायनामिक जमाना है। प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं और बहुत ही जल्दी ऑब्सोलीट भी हो रहे हैं। तो आपको हमेशा तैयार रखना है अपने आप को। राइट। आज की डेट में मैं आपको कुछ 20-25 साल पीछे लेके जाता हूँ चाइना की तरफ। सो उस जमाने में जब हम लोगों ने करियर स्टार्ट किया था तो मैं चाइना जाने का मेरे को मौका मिला और जब मैंने वहां पर देखा कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और चाइना भी इंडिया की तरह एक गरीब मुल्क की था। हम लोग उस टाइम बढ़ रहे थे, वो लोग भी बढ़ ही रहे थे, लेकिन वो फैक्ट्रियां बहुत बड़ी बड़ी लगा रहे थे। और मेरा ये जो सवाल आपने पूछा मेरा भी वही आया था। आई आस्क्ड देम कि बड़ा छोटा सा सवाल कि क्या आप अमेरिका का मुकाबला करना चाह रहे हैं यहाँ पर इतनी बड़ी फैक्ट्रियां लगा के? ये 25 साल पुरानी कहानी बता रहा हूँ। ठीक है। और उन्होंने बोला कि हम मुकाबला नहीं करना चाह रहे हैं,
हम पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बना रहे हैं कि सारी दुनिया हमसे आगे खरीदेगी, और वो 25 साल के बाद आज वो दिन आ चुका है। और मतलब उन्होंने पहले ही 25 साल पहले ही ये जज कर लिया था कि भैया हम ही सबको देने वाले हैं। तो ये सिर्फ सोच का फर्क है। आप कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग अगर आप अच्छी लगाएंगे, ऑटोमेटेड लगाएंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट लगाएंगे, वो प्रोडक्ट बिकने वाला है। और इंडिया एक पॉपुलस कंट्री है, फार्मा, फूड, पर्सनल केयर, ऑयल एंड गैस, ये प्रोडक्ट आपके जाने ही जाने हैं, चलने ही चलने। बिल्कुल। सिर्फ जरूरत है क्वालिटी, कंप्लायंस सिस्टम्स की। ये अगर आप अच्छा कर लेंगे, आज के डेट में हम इंपोर्टेड प्रोडक्ट खरीदते हैं, यूएसए में बना हुआ चाहिए हमें, जर्मनी में बना चाहिए, यूके में बना चाहिए। फर्क क्या बोलते हैं? पैसा भी हम 10 गुना देते हैं। फर्क क्या होता है? जी क्वालिटी उसकी अच्छी है, हमारे इंडिया में शायद क्वालिटी अच्छी नहीं है। बस वो थोड़ा सा फर्क हमें लाना है, और वो फर्क जो आएगा आपका, वो ऑटोमेशन के साथ आएगा। ओके, ठीक। अच्छा, एक और चीज बताइए, क्या ऑटोमेशन खतरा नहीं है ह्यूमंस के लिए? बिकॉज इट इज कटिंग अप अ लॉट ऑफ जॉब्स। ये दौड़ भी हमेशा चलती रहेगी कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो पुरानी को खत्म करेगी। बिल्कुल। घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, आज आपने कितनी घोड़ा गाड़ी देखी है? देखी नहीं है। घोड़े आज भी खुश है। ठीक है। सेम आदमियों के तरह। देखो, आदमी का जो हमारा माइंड है इंसान का, वो इतना पावरफुल है, वो क्रिएटिविटी के लिए बना है। इंसान ने जो आज तक टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, वो अपने दिमाग से क्रिएटिव होके करी है। मशीनें कभी क्रिएटिव नहीं हो सकती। ओके। तो हमारी जो सबसे बड़ी, जो कहते हैं हमारे दिमाग में जो भगवान ने हमारे को जो पावर दी है, वी हैव टू बी क्रिएटिव, वी हैव टू बी क्रिएटिंग समथिंग न्यू। और जो काम अपने आप हो सकता है, प्रोग्रामिंग से हो सकता है, हम उसको करना ही क्यों चाहते हैं? डेफिनेटली जॉब्स कट होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अगर आप देखेंगे, अगर जॉब्स कट होती है तो नई भी आ रही है। एक लेबर 300, 400, 600 रुपए दिहाड़ी पे काम करता था, आज एक इंजीनियर को आप लेके जाएंगे तो लाख रुपए, 2 लाख रुपए सैलरी पे भी काम कर रहा है। बिल्कुल। तो जो लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो ऑटोमेटिकली अप हो रही है। ये एक थोड़ी मिथ है कि लोग बोलते हैं कि ऑटोमेशन ले आएंगे तो नौकरियां खत्म हो जाएंगी। नौकरियां खत्म नहीं होगी, और भी नई आएंगी। जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अच्छा प्रोडक्ट बनाने लग जाएंगी, वो प्रॉफिट कमाने लग जाएंगी, तो वो एक अच्छी नौकरियां देने लग जाएंगी। ठीक है। जैसे ही आप खेती बाड़ी में जाते हैं तो लेबर के ऊपर काम करना पड़ता है, लेकिन ऑटोमेटेड खेती हो जाएगी तो क्या होगा? और आज की डेट में लेबर है कहां से, पहले ये बताइए। लेबर नहीं है। आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वालों से पूछ के देखिए, आपके जो दर्शक होंगे उसमें मैन्युफैक्चरिंग वाले जरूर होंगे, उनसे पूछिए, लेबर बुला के देखिए। आज की डेट में लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कार्टेल बन चुके हैं। और मेरे को एक चीज, आप बोल रहे हैं लेबर नहीं है, मतलब हमारी पॉपुलेशन ने चाइना को भी क्रॉस कर दिया है आज के टाइम पे। तो वो बंदे कर क्या रहे हैं, 140 करोड़ बंदे? मैं वही कर रहा हूँ कि उसी के ऊपर ही बात है कि हमारे जो पॉलिसी प्लानर्स ने 2-3 चीजें मिस करी हैं। हम लोग इंडिया में एक, जिसको हम बोलते हैं ना, दिखावे में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है। तो सर, अगर आपने कोई बड़ी गाड़ी खरीदी है तो लोग कहेंगे जी अभिषेक जी के पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ी गाड़ी है, हमें भी यही पैसा कमाना चाहिए, हमें भी वही करना चाहिए। अभिषेक जी क्या करते हैं जी? अभिषेक जी SEOs करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, ये सब करते हैं, हमें भी वही करना है। ये एक भेड़ चाल है जो हम लोगों ने बनाई है। हमने कभी ये कोशिश नहीं करी कि मार्केट में जरूरत क्या है। ठीक है। ये बहुत जरूरी समझना है। क्योंकि क्या हो गया है, आज का जो हमारा यूथ है वो आज भी ना उसी जमाने में जी रहा है जिस जमाने में हम लोग जिया करते थे। ठीक। हम लोग सोचते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वाले लोग, या बड़ी फैक्ट्रियों वाले लोग, या बड़ी कंपनी वाले लोग ये बहुत पैसा कमा रहे हैं और लोगों को बहुत कम पैसा दे रहे हैं सैलरी के लिए। एक्सप्लॉइटेशन बहुत बढ़ रही है। बट कहानी उल्टी है एक्चुअली। कहानी उल्टी ये है कि आज की डेट में स्किल्ड मैन पावर नहीं है। आप अगर सैटरडे का इंडियन एक्सप्रेस का जॉब पोर्टल वाला पेपर खोल लें, 8 पेज का आता है। मेरे जमाने में वो सिर्फ 2 पेज का हुआ करता था। वैकेंसीज 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 लिखी होती हैं। नहीं, वही बिल्कुल कि वैकेंसीज भी है इधर, और उधर लोग अनएम्प्लॉयड भी बहुत हैं। जी, अनएम्प्लॉयड बड़ा सिंपल सा है। लोग वो काम नहीं करना चाहते जिसकी जरूरत है मार्केट। ठीक है। लोग वो काम करना चाहते हैं जिसको देख के ग्लैमर फील होता है। सॉफ्टवेयर कंपनियां, उनके कॉल सेंटर्स बड़े बड़े स्टार्टअप कंपनियां, उनके बड़े बड़े आलीशान ऑफिसेस, उनकी पार्टीज, लोग चाहते हैं कि हम उसी में जाएं। ठीक, यही फर्क है। लेकिन जैसे अगर आपको समझ आएगा कि एक वेल्डर या एक मोटर रिवाइंड करने वाला या एक पेंटर या एक कार रिपेयर करने वाला आदमी इतने पैसे कमा रहा है, और जिस दिन आपने वो पैसे गिनने शुरू कर दिए, आई कैन गारंटी यू आप सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग भी छोड़ देंगे। नहीं, मैं ये बिल्कुल समझ सकता हूँ। मेरे को मतलब हमारे सामने ही, घर के सामने ही एक वेल्डर है, उसके पास टाइम नहीं है। अगर आपको उसका टाइम चाहिए ना,
आपको उसको हफ्ता पहले बताना पड़ेगा तो जाके आपका वो कोई काम करेगा। और पैसे तो उससे पूछते ही नहीं हो कि भैया आ जाना, जो चाहिए होगा मेरे से ले लेना, दैट इज द ट्रूथ, आप आ जाना। दैट इज द ट्रूथ। देखिए क्या होता है कि एक ना मंडी का भाव होता है, आलू का, प्याज का, टमाटर का। बारिश तेज हो गई तो क्या होता है, प्याज का भाव बढ़ जाता है क्योंकि बारिश में हमारे को बाढ़ आ रही है तो प्याज नहीं मिलते है ना। आलू का भाव गिर जाता है, कभी बढ़ जाता है। क्या इंसान आलू प्याज हो गया है क्या? बस इस सोच को बदलने की जरूरत है। नहीं, तो इस सोच को बदले कैसे? मतलब हमने बात कर ली कि स्किल गैप है यहाँ पे, तो स्किल गैप को कम कैसे कर सकते हैं? और मेरे को ये भी पता है कि दिस इज वन ऑफ योर पैशन वेयर यू ट्रेन इंजीनियर्स टू लाइक गेट देयर ड्रीम जॉब्स, और आपकी जो बुक है वो भी इसी बारे में बात करती है। जी जी। देखिए ये जो पैशन की अगर हम आप बात करें ना, ये पैशन बाद में बना, जरूरत पहले थी। ठीक है, मैं भी इंडस्ट्री चलाता हूँ, हमें भी मैन पावर की जरूरत पड़ती है और हमें भी ट्रेन मैन पावर नहीं मिलती। तो शुरुआत हमने वहीं से करी कि हमें ट्रेन मैन पावर जब चाहिए थी तो कई कॉलेजेस से, स्कूल से, टेक्निकल स्कूल से हम लोग बच्चों को हायर करते थे। आज की डेट में बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ स्किल देने के माध्यम से। ओके, लेकिन वो राइट स्किल्स नहीं दे रही। ठीक। और वहां भी वही भेड़ चाल है कि अगर उनके पास 100 बच्चे सीखने आते हैं और उनमें से 1 या 2 की अच्छी नौकरी लग जाती है, वो उसी को शोकेस करते हैं। बिल्कुल, वही बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं जी, इस बच्चे की तनख्वाह 50,000 रुपए लग गई जी, ऐसा होगा, उसको देख के 200 बच्चे और एडमिशन ले लेते। सक्सेस रेट सिर्फ 0.05% और इतना ही है। दैट इज द ट्रूथ। तो हमें लगा कि इंस्टेड ऑफ हायरिंग द पीपल फ्रॉम दीज एजेंसीज, हम क्यों ना उन बच्चों को हायर करें जो जिनकी नीड हो, जिनमें इंटेंट हो सीखने का, जो काम करना चाहते हैं। और आपको बहुत बच्चे मिल जाएंगे आसपास में, आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपके घर के पीछे, आगे ऑफिस के पास लोग मिल जाएंगे जो वाकई काम करना चाहते हैं। मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, स्पीच देता हूँ, वहां बड़े इंटेलिजेंट बच्चे मिलते हैं जो अपनी आंखों में सपने लिए तैयार बैठे हैं काम करने के लिए। वो चाह रहे हैं काम करना, कोई उनको पुश करे और कोई उनको रास्ता दिखाए। तो जरूरत है थोड़ी सी हैंड होल्डिंग की। तो वही जैसे मैंने पहले कहा, इंडस्ट्री और एकेडमिया को आपस में मिलने की जरूरत है। इंडस्ट्री को चाहिए कि वो एकेडमिया को अपनी जरूरतें बताए, ठीक, और एकेडमिया उसके बेस पर अपने कोर्सेज को अपग्रेड करे। और जैसे वो अपग्रेड करेंगे तो लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो जॉब वाला इशू आ रहा है, ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक, सेम पे मेरी यूथ को भी यही रिक्वेस्ट रहती है, एडवाइस रहती है कि आप लोग भी अपने आप को यूनिक समझिए। अगर आपको भगवान ने पैदा किया और कुछ पढ़ाया लिखाया है ना, आप एक यूनिक हैं। एब्सोल्युटली। आप हजार लोगों की भीड़ में भी आप पहचाने जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर आप किसी पैशन के ऊपर काम करते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का फायदा लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे कीजिए, लेकिन परफेक्टली कीजिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर के ऊपर सर्किट डिजाइन करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है कि आपको मदरबोर्ड के ऊपर, किसी पीसीबी के ऊपर सोल्डरिंग भी करना आना चाहिए, टेस्टिंग भी कंपोनेंट करना आना चाहिए। बिल्कुल। तब आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनते हैं, ना कि एक सॉफ्टवेयर में डिजाइन करके एक पीसीबी तैयार कर दी और वो हो गया। वो कोई भी कर लेगा। और आज की डेट में एआई आ गई तो आधा काम तो एआई वैसे ही कर देती है। ये आधा क्या 90% काम एआई ने कर दिया है। अगर आप प्रैक्टिकली नहीं जानते हैं तो उसका कोई यूज ही नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज भी हजारों ऐसी जॉब्स हैं जहां पर इंसानों को हटाया नहीं जा सकता और इंसान वहां रहेंगे। बिल्कुल। तो हम उनको क्यों नहीं टारगेट करते? हम क्यों ग्लैमर की तरफ भाग रहे हैं? नहीं, ये तो है ही है। हमारी इंडस्ट्री में भी, डिजिटल इंडस्ट्री में भी ये बोला जाता था कि अभी तो चैट जीपीटी आ गया है, एआई कंटेंट टूल्स आ गए हैं, अभी आपको मतलब इट विल रिप्लेस ह्यूमंस। लेट मी टेल यू, गूगल की पॉलिसीज क्या बोलती हैं कि इफ योर कंटेंट इज एआई रिटन कंटेंट, आपकी आइडेंटिफाई तो हो ही जाता है, आपकी वेबसाइट को डीवैल्यू कर दिया जाएगा। ह्यूमंस की जो नीड है और ज्यादा बढ़ गई है डिजिटल इंडस्ट्री में एआई के आने के बाद। यस, वो भी हो गया। अगर आप देखोगे कि खाली चैट जीपीटी की बात न करें, जनरेटिव एआई वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। इवन कोडिंग वगैरह लोग बनाने लग गए हैं कि जेमिनी बहुत अच्छा गूगल ने निकाला। बिल्कुल। लोग कोड्स बनाने शुरू कर गए, प्रोग्रामिंग लॉजिक करने शुरू कर गए। इन सब की तरफ अगर आप देखोगे तो एक चीज समझ में आती है कि सिर्फ और सिर्फ एआई वही काम कर रही है जिसका डेटा अवेलेबल। एब्सोल्युटली। क्रिएटिव नहीं है, एआई इज नॉट एट ऑल क्रिएटिव। यस।
एआई कभी भी कुछ नया नहीं बना सकता, वहीं पर तो इंसान की जरूरत है सर। आपको पैदा इसीलिए किया गया था, भगवान ने दिमाग इसीलिए दिया है कि कुछ ऐसा बनाओ जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं है। और दिस इज वेयर द रियल इनोवेशन। एब्सोल्युटली। सो मूविंग फ्रॉम द स्किल गैप टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ चैलेंजेस, आप और क्या चैलेंजेस देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैन पावर का मैंने आपको एक चैलेंज बताया, जिसकी एक बहुत बड़ी परेशानी है और आज की डेट में भी और आगे भी रहेगी। सेकंड है क्वालिटी एंड कंप्लायंस सिस्टम्स, ये बहुत जरूरी है। ओके, सपोज छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एक फूड के मैन्युफैक्चरर हैं, आप योगर्ट बनाते हैं, दही बनाते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं, वो प्रोडक्ट आपने बनाया, आपने मार्केट में भेजा, तो क्या होता है कि जब तक आप या आपकी टीम वेल क्वालिफाइड है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तब तक तो आपका प्रोडक्ट अच्छा बन रहा है। ठीक है। बट ऐसे ही अगर आपकी 5 या 10 लोकेशन है जहां पर आप बैठ नहीं सकते, आप रेसिपीज बना देते हो, आप हैंडओवर तो कर देते हो, बट आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ऑनलाइन मॉनिटर करने का, तो क्वालिटी सफर होने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर आप 7-8 साल पुराने जाएंगे तो सिमिलर ऐसी एक परेशानी कैडबरी के लिए आई थी जब उनकी चॉकलेट्स में कीड़े मिलने शुरू हो गए थे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी न्यूज थी, बहुत बड़ी न्यूज थी। हाँ। जी। तो कैडबरी का ब्रांड बहुत बड़ा हिट हुआ और कैडबरी बहुत बड़ी कंपनी है। मैं अभी सिर्फ छोटे मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूँ। तो कैडबरी बड़ी कंपनी थी, उन्होंने हैंडल किया, उनकी पीआर टीम्स ने हैंडल किया, उन्होंने डेफिनेटली बहुत मेहनत भी करी है, ऐसा दोबारा ना हो। सो दे हैव डन इट। ये अच्छी इंडस्ट्री की ये पहचान है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो एक्सेप्ट भी करते हैं, उसको सॉल्व भी करते हैं। और मैंने तो ये भी स्टोरी सुनी है कि वो पूरा का पूरा फेक नैरेटिव कैडबरी ने ही फैलाया हुआ था। देखिए, स्कैंडल्स वाली बातें कहीं अलग होती है, वो हम ना ही डिस्कस करें तो अच्छा है, टेक्नोलॉजी तक रखें। होता क्या है कि ये पीआर एजेंसियों का काम है, आप भी पीआर के साथ काम करते हैं, यू अंडरस्टैंड इट बेटर। मैं इंजीनियर हूं तो मेरे को इंजीनियरिंग की बातें ज्यादा समझ आती है। तो मेरा ये कहना है कि कैडबरी ने बहुत मेहनत करी ऐसे इशू को सॉल्व करने के लिए, और आज भी आप बच्चों को डेयरी मिल्क खिलाते हैं, आप नेस्ले की क्वालिटी की चॉकलेट नहीं खिलाते। मैंने दोनों के साथ काम किया और दोनों की क्वालिटी अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है। तो एग्जैक्टली वो इशू हमारे को बताएंगे आप, एग्जैक्टली इशू क्या था? देखिए, जो मैं समझाऊं वो ये था कि बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट में चैलेंज था। ओके। कि जब आप चॉकलेट बनाते हैं और कंटेनर्स के थ्रू ले जाके अपने डिपो में लेके, डिपो के आगे जो फाइनल रिटेल एलिमेंट है, जो आपकी दुकान होती है, तो वहां पर चॉकलेट अंडर सम स्पेशल टेम्परेचर कंडीशंस में रखनी चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल गांव में बिल्कुल एरियाज में चले जाओ तो कई बार लाइट नहीं होती, आपके पास अच्छे फ्रिज नहीं होते, इस टाइप की चीजें होती है। तो ऐसी कहीं वजह पर कहीं जो सप्लाई चेन है वो कंटेमिनेट हो गई। ठीक है। अब वो कंटेमिनेट होगी, चॉकलेट तो है, और कहीं पर वो डैमेज हो गई, तो उसमें थोड़ा सा कीड़े बढ़ने शुरू हो गए और किसी बंदे के हाथ आ गई, और जब उसने खाया तो उसको कीड़े मिले। और ये एक जगह नहीं हुआ, काफी जगह पर हुआ। ठीक। सो आई वुड से ये इंडस्ट्री में होता है, कई जगह होता है, कई बार ये फील्ड में जो जी बातें होती हैं पता लग जाती है सामने, कई बार नहीं पता लगती। मेरा पॉइंट ये है कि कंप्लायंस सिस्टम्स, अगर कोई मैन्युफैक्चरर ऐसा है जो छोटा है, और अगर उसके साथ ऐसा हो, अगर कोई इंडियन कंपनी के साथ हो, आई एम वेरी श्योर वो कभी इतनी बड़ी पीआर नहीं कर पाएंगे और इतना पैसा भी नहीं खर्च पाएंगे इस चीज को मैनेज करने। नहीं, बिल्कुल, आई गेस वो इंडस्ट्री तो खत्म ही हो जाएगी। वो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और नाइटमेयर है। मैं काफी, मेरे क्लाइंट्स हैं जो फूड इंडस्ट्री में है, वो कई बार सिर्फ इसीलिए सो नहीं पाते कि कहीं प्रोडक्शन में ऐसी परेशानी ना हो जाए कि आगे जाके कोई बंदा बीमार ना हो जाए। ठीक। और ये बहुत जिम्मेवारी वाली बात, बहुत बड़ी बात है। और आज के टाइम पे तो इंटरनेट मतलब बहुत ज़्यादा एविडेंट हो रहा है, और इसके बाद इंटरनेट पे अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि आप सब कुछ बैक ऑफ दी जो प्रोडक्ट है उसको देख के ही खाएं और कंज्यूम करें। जी जी जी। तो ब्रांड बहुत बड़ा हिट होता है। सो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब हम ऑटोमेशन लगा देते हैं, एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग इज मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग एंड फाइनल पॉइंट ऑफ डिलीवरी, अगर इस पूरे सर्कल को आप कंप्लीट कर देते हैं और उसको ऑनलाइन मॉनिटर करते हैं, चंडीगढ़ से वेयर हाउस से गाड़ी चली और वो गई हिमाचल में, शिमला में, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक, तो 4 घंटे का रास्ता है, गाड़ी धीरे धीरे जाएगी, आपने वहां जाके डिलीवर करेगी, वहां से आगे रामपुर में छोटी गाड़ी में चले गए। अगर आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का स्टोरेज कंडीशन ऑनलाइन रिपोर्ट मिलती रहे, तो आपको पता रहेगा कि मेरा जो प्रोडक्ट वहां पहुंचा हुआ है वो ठीक कंडीशन में, ठीक, और किसी वजह से गाड़ी में परेशानी आ गई, एयर कंडीशन में परेशानी आ गई, पावर खत्म हो गई, कुछ हो गया, और बीच में पता है 2 घंटे के अंदर ये परेशानी आई है, तो आपकी R&D टीम बता सकती है कि 2 घंटे अगर ये ब्रेक हुआ है तो क्या ये प्रोडक्ट आगे मार्केट में जाने के लिए ठीक है या रिकॉल करें। ठीक।
तो रिकॉल करना बहुत जरूरी होता है। फार्मा कंपनी रेगुलरली रिकॉल करती है बिकॉज वो ट्रेस करती है। तो इस तरीके के सिस्टम आज आ चुके हैं हमारे बिल्कुल आ चुके हैं जी, बिल्कुल आ चुके हैं। हम ये करते हैं, ऑटोमेशन में हमारा काम है कि रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट जब आपके एंड यूजर तक जाता है, हम एंड टू एंड उसको देते हैं ताकि जो आपकी टीम है उसके पास लाइव डेटा हो। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर चाहे छोटा या बड़ा हो, उसका मोबाइल या आईपैड या जो कुछ भी है उसके पास उसकी फैक्ट्री का डेटा लाइव आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, वो रिलाई करती हैं प्रोडक्शन सुपरवाइजर। और प्रोडक्शन सुपरवाइजर क्या करते हैं, या तो एक्सेल शीट भर रहे होते हैं या फिर वो कागज पे लिख रहे होते हैं और शाम को 5 बजे 6 बजे बाबूजी को फोटो खींच के भेज देते हैं कि आज ये हो गया, ये नहीं हुआ। ये पुराना है जी, ये आज से 100 साल पहले भी ऐसे ही होता था। ठीक। और टेक्नोलॉजी आ गई है। अगर आप अपने घर बैठे हुए हैं, आप आराम से चाय पी रहे हैं और आपको पूरा डेटा आ जाए कि आपकी टेम्परेचर्स बढ़ गए हैं आपके फर्नेसेस में, आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप एक्शन ले सकते हैं। राइट। क्योंकि इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। चीज खराब हो गई वो तो बात की बात है, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है तो आप मैनेज कर सकते हो। तो इस डेटा को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है क्या? देखिए, 2 तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं। एक होता है जो फुली प्रोग्रामेबल एंड एडजस्टेबल सॉफ्टवेयर होता है, जो इंडिया में लोग नॉर्मली यूज करते हैं। बट जैसे ही हम इंडिया से बाहर जाते हैं एंड व्हेन वी गो टू लाइक यूएस, तो एक यूएस एफडीए फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो यूएस एफडीए का एक स्पेशल सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर आते हैं जो हम लोग बनाते हैं, उनकी कुछ गाइडलाइन है। ओके। उसमें ये जरूरत होती है कि अगले 10 साल तक इस सॉफ्टवेयर का कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जो डेटा उसके अंदर चला गया वो वैसे ही बाहर आएगा, कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, कोई डिलीशन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप मशीन चला रहे हैं, मशीन में अभी आपने कभी सेट पॉइंट चेंज किया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर कम किया, प्रोडक्शन आगे करी, पीछे करी, कुछ चेंजेस किए, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। ओके। सो दैट अगर आपने आज एक वैक्सीन बनाया और वो वैक्सीन बनाने के बाद वो वैक्सीन 2 साल के बाद जाके यूज हुआ है, तो 2 साल तक आपके पास ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए। और अगर उस वैक्सीन को लगाने के बाद, कई बार आपने सुना होगा, कई बार बच्चों को रिएक्शंस हो जाते हैं या कुछ और होता है, तो वो रिपोर्ट इमीडिएटली मैन्युफैक्चरर के पास जाती है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कंप्लायंस की। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मैन्युफैक्चरर्स के लिए। सोचिए, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया फूड का, और वो फूड का प्रोडक्ट जब मार्केट में गया उसमें कुछ खराबी निकली और क्लाइंट ने वो फूड की फोटो लेके या इंस्टाग्राम पे डाल दी, तो आपका ब्रांड कितना बड़ा हिट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा ब्रांड खत्म हो सकता है इस चीज से। तो अगर आप छोटे मैन्युफैक्चरर हैं या एक स्टार्टअप है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, या आपने एक साइड हसल शुरू किया हुआ है, ये प्रॉब्लम ऐसी आने वाली है। सो जैसे ही हम ऑटोमेशन लगाते हैं तो सबसे पहले तो प्रोसेस है ना मैनलेस हो जाता है। ठीक। मशीन को पता है कि इसका टेम्परेचर इतना ही रखना है, वो उतना ही रखेगी। एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा डेटा हमारे पास स्टोर रहता है जी, और उसको हम लोग इवेल्युएट करके बाकी का डैमेज कंट्रोल भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, डैमेज कंट्रोल भी कर सकते हैं, आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इसके अंदर एक और चीज बहुत अच्छे लोग यूजर करते हैं, हमारे कस्टमर्स यूज करते हैं, टू गेट द मार्केट फीडबैक ऑन दोस प्रोडक्ट्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मार्केट फीडबैक में क्या होता है, लोग सर्वेस करते हैं कि कैसा हुआ, क्या हुआ, बट वो सर्वेस कभी भी उनके प्रोडक्शन बैचेस के साथ लिंक नहीं होते। ठीक। तो सपोज आपने एक योगर्ट बनाया, ब्लूबेरी योगर्ट, सिंपल सा, आपने अपनी सोसाइटी में आसपास स्कूल के बच्चों को, कॉलेज को, किसी फेयर के ऊपर जाके उनको बांट दिया, लोग खाओ, सब अपना इवैल्यूएट कर रहे हैं 0 to 5, 0 to 2, व्हाटएवर इट इज। पर आपने अगर उस फीडबैक को विद द बैच रिकॉर्ड किया, क्योंकि ब्लूबेरी योगर्ट तो आप एक बार थोड़ी या रोज बनाओगे। हाँ, बिल्कुल, अगर आपका हाई सेलिंग प्रोडक्ट है। लेकिन कौन से बैच में अच्छा रिप्लाई आया और कौन से बैच में खराब रिप्लाई आया, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि मेरा गोल्डन बैच कौन सा है। ये टर्म्स यूज की जाती है फूड में, जिसको गोल्डन बैच बोलते हैं, विच इज कॉल्ड द बेस्ट बैच। वो हमेशा नहीं बनता। हमारे घर में भी चाय बने तो हर बार सेम नहीं बनती। सेम इज विद द रेसिपी कंट्रोल आल्सो, कई बार 100% नहीं बनती। लेकिन गोल्डन बैच का मतलब होता है कि ये परफेक्ट है, इससे और इंप्रूवमेंट नहीं की जा सकती। तो उस टाइम टेम्परेचर कितना चला था, प्रेशर कितना चला था, दूध की कंडीशन कितनी थी, NSF कितना था, उसमें शुगर कौन सी डाली, कितनी डाली, ब्लूबेरी जो थी, ब्लूबेरी की जो जेली आई थी उसको कुक किया था कि उसके बगैर डाला था, क्रिस्टल्स डाले थे कि नहीं, वो सारा का सारा एक रेसिपी मैनेजमेंट सिस्टम जब उसमें चले जाता है, तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि मेरा गोल्डन बैच कब बनता है और किस तरह से बनता है, सो दैट आप हर बार गोल्डन बैच के सेट पॉइंट्स और पैरामीटर्स को यूज करें। बिल्कुल, मतलब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। या सर, इसमें आपको कंप्लायंस सिस्टम मिलता है, आपको रातों की नींद नहीं जाने वाली, क्योंकि आप किसी इंसान पे डिपेंडेंट नहीं हो। इंसान का मूड भी खराब हो सकता है, ठीक,
ठीक है, आज आपकी वाइफ ने आपको चाय नहीं पिलाई तो आपका मूड खराब होता है, आप कहते हैं चल कोई नहीं, यहाँ चीनी ज्यादा डाल, समथिंग लाइक दैट। सिंपल लाइटर टर्म्स, ऐसा होता नहीं है, हम वाले लोग सीरियस होते हैं, बट क्वालिटी सफर कर सकती है। नहीं ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ इफेक्ट आ सकता है उस बिल्कुल आ चीज का। सकता है। सबसे बड़ा इफेक्ट आता है सर ट्रेंड ऑपरेशंस के ऊपर। एज सुन एज यू गो अवे फ्रॉम द मेन सिटीज टू इनटू द इंटीरियर्स, जहां पर आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट्स देती है, उत्तराखंड में देती है, हिमाचल में देती है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़े टैक्स बेनिफिट। राइट, अब ये रिमोट एरियाज में टैक्स बेनिफिट में हम फैक्ट्री तो लगा दी, पर वहां लोकल मैन पावर नहीं है। बिल्कुल। अब लोकल मैन पावर नहीं है तो क्या करोगे? तो ये ऑटोमेशन आपका हेल्प करेगी। आपके पास R&D यूनिट है फरीदाबाद में लगा हुआ, जहां पर आपकी 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए वाले R&D वाले लोग बैठे R&D करते हैं। क्या वो आसानी से बता पाएंगे आपकी असम वाली यूनिट को कि भाई इसके अंदर ये चीज कर लो? जरूरत ही नहीं है, यहाँ R&D करो, वही प्रोग्राम वहाँ डाउनलोड हो जाएगा, मशीन अपने आप चलने लगेगी। वेरी सिंपल। अच्छा, एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही थी कि सारा सिस्टम ऑटोमेटेड है। हाँ। रेसिपीज, आपने गोल्डन बैच की बात की, गोल्डन बैच बना लिया, वो चला दिया, नाउ सिस्टम इज ऑनलाइन। कैन समबडी from outside, maybe a competitor, come into our system, hack our system and take out the ingredients of our golden batch? ये अलग डोमेन है, Okay. ये साइबर सिक्योरिटी का डोमेन है। जरूरी नहीं है कि आपको अपनी मशीन्स हर टाइम ऑनलाइन रखनी है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है। स्पेशल गेटवेज आते हैं, सब कुछ आता है। कुछ डेटा आप अपने ऑफलाइन रख सकते हो, कुछ ऑनलाइन रख सकते हो, ठीक है, ठीक है। और ये जितना भी डेटा है, देख यू कैन पुट इट ऑन AWS, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स पे, ये ऑलरेडी इनक्रिप्टेड होते हैं, इनकी अच्छी सेफ्टी होती है। बट डेफिनेटली सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है कि जहां पर रोज कुछ ना कुछ नया साइबर हैकिंग वाले लोग आ जाते हैं, गारंटी कभी कोई नहीं दे सकता। लेकिन क्या है, वहीं पर ही हमारे जैसे लोगों का रोल आ जाता है, क्योंकि हम लोग जो सिस्टम डिजाइन करते हैं वो हाईली इनक्रिप्टेड बनाते हैं। तो हमारा जो डेटा होता है वो स्कैटर्ड डेटा पे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा पे हम लोग बिलीव करते हैं कि सपोज एक जगह पर किसी ने एक डेटा को हैक कर भी लिया, बट ही विल नॉट बी एबल टू गेट द एंटायर डेटा। ओके, वो समझ नहीं पाएगा ये। तो हमारे को वो जो 126 कड़ी है ना, वो जोड़नी पड़ेगी। ठीक, तो 126 कभी हैक नहीं होते। ठीक। सो दिस इज व्हाट वी डू। तो वो एक आसान तरीका है। और अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तो बेटर है कि मशीन को कभी ऑनलाइन ना कीजिए, ऑफलाइन रखिए तो कर दीजिए। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे, मशीनें तो बहुत दूर की बात है, आज आपके मोबाइल्स हैं, मोबाइल में हम ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं है कौन सी है, कई फ्री वाली एप्स हैं, उनको डाउनलोड करते हैं। ये सारी की सारी पीछे से हैक्ड है या नहीं है किसी को पता नहीं है। एवरीथिंग, तो वो तो आपकी पर्सनल लाइफ है सर, आपके बैंक डिटेल्स है, सब कुछ है उसके अंदर। तो आपको दोनों चीजें लेके चलना। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, और वो मशीन्स के साथ हम लोग बाय डिफॉल्ट करते हैं। वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो डेटा सिक्योर रहे और उसको कोई बाद में छेड़खानी ना कर सके। सो मनमीत जी, एक और सवाल मेरे को आपसे पूछना था, विच इज़ रिलेटेड टू लाइक सेफ्टी, मतलब विच इज़ फिजिकल सेफ्टी। जैसे लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में देयर इज यूज ऑफ लॉट ऑफ केमिकल्स, फ्यूम्स एंड सो मेनी थिंग्स, एंड वहाँ पे मतलब फायर सेफ्टी लाइक इक्विपमेंट्स होते तो हैं, सिस्टम्स भी होते हैं, तो हमने फिर भी देखा है कि बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं। सो डू यू वर्क इन दिस सेगमेंट एज वेल, कि जहाँ पे फायर सेफ्टी को भी मतलब देखा जाए या इस तरीके की कैलमिटीज को भी रोका जा सके? सिर्फ फायर सेफ्टी एक डोमेन है जो सिर्फ फायर को संभालता है, कि आग लग जाए, धुआं हो जाए ना, उन चीजों में। इंडस्ट्री के लिए फायर सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, इंडिया में तो नहीं है, क्योंकि लोग फायर सेफ्टी लगाते ही नहीं है। तो ये तो मतलब तो ये चलता है एटीट्यूड जो हमारा इंडिया में चल रहा है ना, वो एक बहुत डेंजरस है। और आपने सुना भी होगा, न्यूज भी आती है, यहाँ आग लगी, वहां आग लगी, ऐसा लग गया। तो अभी तो बेसिक सेफ्टी पर ही लोग जा रहे हैं। तो बेसिक सेफ्टी में क्या क्या? बेसिक सेफ्टी में कम से कम 2 सेंसर्स लगाएं, स्प्रिंकलर्स लगाएं, हैंड हेल्ड फायर सेफ्टी फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, और कम से कम एक फैक्ट्री में 4 या 5 लोग ट्रेन्ड फायर फाइटर्स होने चाहिए। ओके, वो मैंडेटरी है। हम लोग जब कभी भी किसी इंडस्ट्री में कुछ डेमोस कराते हैं, ट्रेनिंग्स कराते हैं, तो हम उनके सपोज 100 की वर्कर्स हैं, 100 वर्कर्स हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि आप एक हफ्ते के लिए सिर्फ 5 बंदों को फायर सेफ्टी पे लगाएं। ओके, तो मंडे को उनको ट्रेनिंग दे दी, पूरा एक हफ्ता तक वही करेंगे। वो देखेंगे भी कैसे यूज करना है, क्या करना है। आग लगी नहीं लगी बात नहीं, लेकिन उनको पता होना चाहिए। चाहिए। सबसे ज्यादा जो मौतें आग से होती है ना सर,
उनकी होती हैं जिनको पता ही नहीं आग लगी तो करना क्या है। हमारे पास इक्विपमेंट्स भी हैं, चीजें भी हैं, लेकिन उसको यूज ही नहीं करना आता है। वो आता है। तो पैनिक के कारण आग लग जाती है। आपको पता होना चाहिए आग किसकी है, क्या ये बिजली की आग है, क्या ये फ्यूम्स अपनी इसकी पेट्रोल की, हाइड्रोकार्बन की आग है, क्या ये किसी केमिकल की आग है, वो हमें पता होना चाहिए। जब पता होगा तो हमें फायर एक्सटिंग्विशर भी पता होगा, हमें पता होगा कि आग भड़कने वाली है, कि ये धुआं निकालने वाली है या हीट देने वाली है। तो उसके भी कोई ऑटोमेटिक आइडेंटिफायर्स होते हैं? जी 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 जी, अभी तो इन चीजों की ऑटोमेशन आ गई है। पर मैं एक और इसके आगे के सब्जेक्ट की बात करना चाह रहा हूँ प्लीज, कि आग लगाना और लगना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री को परेशानी नहीं है तो ठीक है, लगा रहे हैं तो चला रहे हैं, क्या बोल सकते हैं, चलता है, एटीट्यूड है। क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स बने बनाए मिलते हैं, उसमें कुछ ऑटोमेशन भी नहीं करना है, बड़ा छोटा सा काम होता है। 2 आपके सेंसर्स लग जाते हैं और स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं। आप देखोगे होटल्स वगैरह में मैंडेटरी गवर्नमेंट ने किया लगाने के लिए, फैक्ट्रीज में मैंडेटरी होता है, पर क्या होता है ऑडिट के हिसाब से लोग केबल लगाते हैं, केबल नहीं लगाते। वो खुद ही ऑटोमेटेड होता है सिस्टम, मैकेनिकली ऑटोमेटेड होता है। जैसे ही कोई सेंसर बोला या कहीं आग लगी तो उसमें एक फिलामेंट होता है, वो बर्न हो जाता है। जैसे ही बर्न होता है वॉल ओपन हो जाता है और पानी आना शुरू होता है। सिंपल, ठीक। उसमें मतलब वो मैकेनिकली ऑटोमेटेड सिस्टम बना हुआ है, लेकिन लोग इसको भी नहीं लगाते। अच्छा, हाँ, लोग इसको भी नहीं। तो इसमें फिर फैक्ट्रीज को अप्रूवल कैसे मिलती है? सर वो क्या करते हैं, 2-3 पाइपें लगा देते हैं और लोकल लेवल पे जाते हैं और उसके हिसाब से कई बार अप्रूवल ले लेते हैं, कई बार नहीं लेते हैं। ठीक। छोटी फैक्ट्री की बात करो, अच्छी फैक्ट्रियों में तो डेफिनेटली लोग काम करते हैं। अब जब ऑटोमेशन की हम बात करते हैं तो सिर्फ बात आग पर नहीं खत्म हो जाती, ऑपरेशंस की सेफ्टी पे बहुत जरूरी बात है। सपोज जैसा आपने बोला कि केमिकल की सेफ्टी है, कोई प्रोसेस ऐसा है जिसमें केमिकल बनता है और उसमें केमिकल डाला जाता है। सो एक छोटा सा फार्मा का प्रोडक्ट बताता हूँ कि जिसमें प्रोडक्ट में हमने कुछ सॉल्वेंट्स वगैरह लिए किया है और उसके अंदर कुछ केमिकल्स ऐड करने हैं, फिर 2 घंटे बाद फिर 5-5 किलो करके हमने ऐड करने हैं, पाउडर ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के लिए आपको वेसल खोलना पड़ेगा, ढक्कन खोलना पड़ेगा, बाल्टी से या किसी से आप डालेंगे तो उसके फ्यूम्स आएंगे, विच कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। तो एक वो प्रॉब्लम है। मेटल इंडस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो मॉल्टन मेटल अगर आप उनके देखेंगे, बड़ी बड़ी रॉड्स आ रही होती हैं, सब कुछ पत्तियां आ रही होती हैं, तो आज भी लोग हाथों से उनको उठा के, वो क्लैंप से उठा के डालते हैं। इंस्टाग्राम पे बड़ी मतलब वीडियोस आ रही हैं और लोग इसमें मान महसूस करते हैं कि ये तो हम कर देते हैं, बहुत छोटा सा काम है, जबकि वो गलत है। अगर वही एक छोटी सी मशीन कर दे, आज की डेट में रोबोटिक्स आ गए हैं और बहुत सस्ते हो गए हैं, तो ऐसे मशीन अगर आप लगा लें तो ये जो सेफ्टी वाले कंडीशंस हैं वर्कर्स के लिए वो इम्प्रूव हो जाएंगे। तो ये फिर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करी जा रही? क्या ये कॉस्टली है? कॉस्ट एक छोटा सा मुद्दा है, मेन मुद्दा है कि उसका ऑपरेशंस जो है उतना कंफर्टेबल नहीं है। वो कैसे? सिंपल, कि अगर आप 4 लेबर रख लेते हो, चाहे आप उनको 15,000 रुपए तनख्वाह देते हो, तो वो काम शिफ्टों में काम करते रहेंगे। अब आपने एक मशीन लगाई, हो सकता है 15 लाख की मशीन लगाई, आप आज पैसे लगा भी दो, उसको ऑपरेट करने के लिए आपको 1 लाख रुपए वाला इंजीनियर रखना पड़ेगा। ओके। तो इंडस्ट्री कई बार डरती है कि भाई ये महंगा हो गया है और कल को इसको ऑपरेट करने में महंगा हो जाएगा, तो हमारा तो काम ही नहीं है। जस्ट उससे थोड़ा सा बाहर निकलना है, क्योंकि आज की डेट में अच्छे सस्ते सुंदर मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में आ गए हैं, जो इंडिया में ही प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और कस्टम मेड बना रहे हैं। और कस्टम मेड में आपका पैसा भी बचता है। जरूरत है आप सिर्फ उसको पे बैक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सिंपल सी बात है जी, मेरे इतनी लेबर लगती है, मेरी मशीन लगेगी तो इतना लगेगा और मेरी क्वालिटी और सेफ्टी कितनी इंप्रूव होगी। वेरी सिंपल। जिस दिन आपने वो कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी तो हो जाता है। प्रॉब्लम क्या आती है, हम उस कैलकुलेशन को पकड़ते 2-3 महीने के लिए। ऑटोमेशन का जो फीडबैक है, जो उसका आउटपुट आता है, वो मल्टी प्रॉन्ग्ड है। हो सकता है आपकी लेबर की कॉस्ट 2 साल में पूरी हो, ठीक, और भगवान ना करे अगर अगले 6 महीने में आपके 2 लेबर किसी वजह से एक्सीडेंट में कुछ हो गया तो आप कंपनसेशन देते मर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है। सेकंड क्या होता है, आज की डेट में जो, क्योंकि हर कोई बंदा B2C में नहीं है, वो B2B में फैक्ट्री बना रहा है, तो वो आज प्रोडक्ट बना रहा है किसी और बड़ी कंपनी को, वो आगे किसी और बड़ी कंपनी के लिए बना रहा है। अब ये बड़ी कंपनियों में कंप्लायंस सिस्टम्स ले आए, ठीक है, वो भी नोट कर दे कि अगर आपके प्रोडक्ट जहां बनते हैं वहां चाइल्ड लेबर तो नहीं है, क्या आप एक इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स हो, आप सबको नौकरी देते हो, ठीक है, आप कहीं ऐसा तो नहीं डिस्क्रिमिनेट करते हो कि इसको नौकरी देनी इसको नहीं देती। ये भी कंप्लायंस के पार्ट बन गए। नहीं, कंप्लायंस के पार्ट तो बन गए हैं। इजंट इट वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक दिस? प्रॉब्लम ये आता है, अगर आपको डेटा ही फर्ज करना फिर तो आप जब मर्जी फर्ज कर लो, ट्रैक करना कभी मुश्किल नहीं हुआ। प्रॉब्लम ये आती है कि इंटेंट कैसा है। तो कंप्लाइंग अथॉरिटी जो आपको कंप्लायंस में लेके जाती है, कितनी वो स्ट्रिक्ट है इसको पुश करने के लिए, और आगे जो इंडस्ट्री, देखो इंडस्ट्री काम करती है, मैं बताऊं आपको, मैं भी इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, तो हम लोग
देखते हैं कि हम इसको बाईपास करें, लेकिन जैसे हमें पता है कि हमारी जो कंप्लाइंग अथॉरिटी है वो नहीं हमें अलाउ करेगी तो हम इन्वेस्ट करते हैं, हम एटीपी लगाते हैं, ठीक, हम ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाते हैं, तो हम सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। वही हम कॉस्ट बढ़ा लेंगे। ओके। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब हमारी कंप्लाइंग अथॉरिटी बोलती है कि कोई बात नहीं, पोल्यूशन कंट्रोल एक छोटा सा एग्जांपल है हमारे लिए कि पानी आ रहा है, पानी को ट्रीट करना है और आगे ड्रेन करना है या कहीं पर आपने प्लांटेशन में यूज करना है। अगर पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स हमारे इंडिया के अच्छे हैं और अथॉरिटी भी रेगुलरली चेक करती है, तो आप देखोगे कि ऑपरेशंस ऑफ दैट ईटीपी प्लांट इज ऑलवेज वेरी गुड, राइट। लेकिन जैसे ही कंप्लायंस सिस्टम्स वाली कंपनी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो थोड़ा सा लैक्स हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स भी वैसे ही हो जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं कि इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। ठीक। हम इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने हमने पूरा का पूरा कोविड डिजिटलाइज करके काम कर दिया है और इतने 100 करोड़ लोगों को हमने मॉनिटर किया है। बिल्कुल। तो कुछ हजार लाख इंडस्ट्री को मॉनिटर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो बस जरूरत है सिर्फ पैर जमीन पे लगाने का काम शुरू। ठीक। तो मतलब वहाँ पे हमारी जो एजेंसीज हैं उनका रोल बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी बहुत एक्टिव हो गई है सर, वो भी ऑटोमेशन यूज कर रही है क्योंकि वो उनके पास भी इंसानों की प्रॉब्लम है, आज भी उनके पास नहीं, अफसर्स भर्ती नहीं हो रहे। बिल्कुल। तो अब वो जैसे पोल्यूशन के लिए बोलेंगे तो हमने बहुत जगह पर काम किया है कि पानी और बॉयलर्स की जो अपनी स्मोक आती है या गैसेस, सॉक्स नॉक्स गैसेस हैं, तो सेंसर्स लगा दिए, सेंसर लगा के उन्होंने बोला यहाँ पर रिकॉर्ड कर दो और हमारे क्लाउड पे भेज दो। ठीक है। और क्लाउड से अलार्मिंग सिस्टम्स है, जैसे ही अगर उसमें से डस्ट ज्यादा आती है ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट को मैसेज चले जाता है, वो ऑटोमेटिकली बात करते भैया क्या हुआ, बॉयलर में प्रॉब्लम है, क्या है, शट डाउन करो प्लांट को। क्या ये रियली हो रहा है? मतलब दिस सीम्स फ्यूचरिस्टिक। नहीं, फ्यूचरिस्टिक नहीं हो रहा है। बस यही है कि अभी इसमें जो रेड इंडस्ट्री वाले हैं, बड़े पेपर प्लांट्स हो गए, बड़े फार्मा यूनिट्स हो गए, केमिकल, अभी वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। बट धीरे धीरे बाकी लोग भी आ रहे हैं इसके अंदर। पानी हमारे लिए एक बड़ा छोटा सा मुद्दा है, ठीक है, पानी छोटा सा मुद्दा है। तो हम लोग पंजाब में है तो बोलते पानी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो है चल रहा है। पर अगली जो लड़ाई है ना, विश्व युद्ध, पानी पे ही होने वाला है, ये सब लोग मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज भी हम पानी को मॉनिटर नहीं करते। तो छोटी से छोटी फैक्ट्री को हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके पास बोरवेल लगा हुआ है तो म्यूनिसिपल से आ रहा है, पानी गिनो तो सही कितना आ रहा है, कितने लीटर पानी आप यूज कर रहे हो। घर के अंदर हमने बिजली का मीटर लगाया होता है क्योंकि उसके पैसे लगते हैं, पानी का मीटर क्यों नहीं लगाते? तो मतलब इसको कैसे मेजर कर सकते हैं अगर किसी को करना हो? पानी के लिए मीटर बने बनाए जाते हैं जी। ओके। आजकल तो स्मार्ट सिटीज में मीटर्स लग रहे हैं, हम लोग तो काफी जगह लगा रहे हैं। जो पर्टिकुलरली अगर आप साउथ इंडिया में चले जाएंगे, बेंगलोर वगैरह उस एरिया में, चेन्नई में, वहां पर तो 2-3 हजार मीटर लगा रहे हैं। जितनी बड़ी सोसाइटीज हैं, अगर आपको 100 से ऊपर फ्लैट्स हैं तो मैंडेटरी है वहां पर आपको फ्लो मीटर लगाना। ठीक है। अगर आप कोई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है तो मैंडेटरी आपको पानी का मीटर लगाना, ताकि पता तो लगे पानी यूज कितना कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, मेरा मानना ये है कि जिस चीज को आप मॉनिटर नहीं करोगे, मेजर नहीं करोगे, आप उसको कभी कंट्रोल नहीं करोगे। सिंपल सा एग्जांपल है, हम लोग हम अपना भार कम करना चाहते हैं, वेट कम करना चाहते हैं। छोटा सा एग्जांपल, पंजाबी है, ठीक है जी, ठीक ही चल रहा है, कोई बात नहीं। पर जैसे ही हम वेइंग स्केल पे चढ़ते हैं, पता लग जाता है यार इस बार फिर बढ़ गया 2 किलो। होता है कि नहीं ऐसा? बिल्कुल होता है। और जैसे ही होता है आप उसी दिन खाना छोड़ देते हो। तो जब तक आप मेजर नहीं कर पाओगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा, जंगी होगी और तो कुछ होगा नहीं। तो वो अभी दिन ना आए तो हम लोग धीरे धीरे, तो वहां पर ऐसी चीजें हो रही है सर, चल रहा है। बस यही है कि भाई अभी इंडस्ट्री में जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ लोग इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसमें उनके भी अपने रीजंस हैं। कई बार फंड्स की शॉर्टेज हो जाती है और चीज़ों की हो जाती है। गवर्नमेंट सपोर्ट हम लोग वेट करते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट कुछ कर दे, सब्सिडीज वगैरह कर दे। तो गवर्नमेंट्स भी अपने काम करती है टाइम टू टाइम, ऐसी बात नहीं है। बस वही होता है कि हमें अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी, जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर पैशन है कुछ बनाने का, तो उस पैशन को फॉलो करना भी जरूरी है। नहीं, बिल्कुल। और उसी तरीके से फॉलो करना है। जिस दिन हमने बिजनेस स्टार्ट किया था मेरी कंपनी ने, तो हम लोगों के पास दोनों तरफ जाने का मौका था कि हम सामान इंपोर्ट करते, उसको लगाते, यूज करते और सबको बोलते लो जी इंपोर्टेड सामान लगा दिया, क्लाइंट भी खुश थे। वी डिसाइडेड टू मेक आवर ओन प्रोडक्ट्स। बहुत जोर लगा और हर एक के पास जब जाते रहे सामान दिखाते कि सर ये बनाया, कहाँ बनाया? चंडीगढ़ में। अच्छा, देसी है। बहुत कम लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन अब इस बात को भी काफी साल हो गए, अब लोग अप्रिशिएट करने लगे। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग लाइक मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। तो टाइम लगता है सर इन चीजों को, तो धीरे धीरे लोग हैं। तो अगर आज हम अमेरिका का सामान की एप्रिसिएशन कर रहे हैं, आज हम जर्मनी के सामान की एप्रिसिएशन करते हैं, जापान की करते हैं, तो इंडिया की भी धीरे धीरे करेंगे। आप देखोगे मैन्युफैक्चरर्स, हमारी मैन्युफैक्चरर्स निकल के आएंगे और वही आपके लिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाएंगे। नहीं, बिल्कुल, कोई डाउट नहीं। अच्छा मनमीत जी, हम कंप्लाइंसेस की हमने बहुत ज़्यादा बात की,
कोई छोटी इंडस्ट्री है, उसको क्या क्या मैंडेटरी कंप्लायंसेस अपने इंडस्ट्री में रखने चाहिए या होने चाहिए ताकि वो एक बेटर तरीके से फंक्शन कर सके? देखिए, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कंप्लायंसेस वेरी करती हैं। ठीक है। एरिया के हिसाब से भी करती हैं, किस एरिया में आप, इंडस्ट्रियल एरिया में हो, फोकल पॉइंट में हो, ओपन एरिया में कहीं पर हो, किस स्टेट में हो, वो वेरी करेंगी। फायर की कंप्लायंसेस भी अलग आती हैं, आपकी ईटीपी जो पोल्यूशन की होगी वो भी अलग आती हैं, इस टाइप से अलग अलग आती हैं। तो मैं उसको कवर नहीं करूंगा अभी, क्योंकि उसके लिए तो हमारे को कम से कम 2-3 घंटे और चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम एक अलग से एक पॉडकास्ट करेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन मेरा मानना क्या है ना सर, कि जो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जब तक आपकी फैक्ट्री में क्या हो रहा है, अगर वो आपको वही नहीं पता ना, आप कुछ भी कंप्लायंस नहीं कर सकते। ठीक है। आप सिर्फ भरोसा कर सकते हो अपनी मैन्युफैक्चरिंग टीम पे कि जैसा उनको बोला गया वैसा कर रहे हैं। और आई विश के सारे लोग कर भी रहे होंगे, बट फिर भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको रात की नींद इसीलिए नहीं आती कि कल को तो फैक्ट्री में कोई पंगा ना पड़ जाए, काम अच्छा ना हो जाए, कुछ खराब ना हो जाए, कुछ बिगड़ ना जाए, है ना। ये सब है। रेड से डरते हैं जी, कल को मेरी ईटीपी आके पोल्यूशन वाले आके जी मेरा प्लांट ना बंद करवा दे। अगर वो आपने सिस्टम लगाया है, उसकी मॉनिटरिंग लगाई है, आपके पास डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, मैं गारंटी दे सकता हूँ दुनिया की कोई भी एजेंसी आके आपको आपका प्लांट नहीं बंद करा सकती जब आपके पास डेटा है। बिल्कुल, बड़ी सिंपल सी बात है। जो भी आए आप दरवाजे खुले रखें, वेलकम कीजिए, चाय पिलाइए, तो आइए जी, हमारा पानी देखिए जी, क्वालिटी अच्छी है, ये टीडीएस आ रहा है, ये सीयूडी ब्यूटी आ रहा है, बहुत बढ़िया, देखिए जी, हम तो काम कर रहे हैं। आपको कोई हाथ भी लगाया तो मेरा नाम मत लीजिए। प्रॉब्लम ये आती है कि हम वो काम करते नहीं है, और उसके बाद हम चाहते हैं कि जो कंप्लाइंग अथॉरिटीज है वो हमारे को रिलैक्सेशन। अमेरिका में ऐसा कोई नहीं सोचता, इंग्लैंड में ऐसा चीज नहीं सोचता। तो आपने क्या डिफरेंस देखा है यहाँ इंडिया में और बाहर की कंट्रीज में? मतलब इंडिया इज स्टिल नोन एज द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हमारे को बोला जाता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्री लाइक इंडिया? देखो, मैं एक छोटा सा एनालॉजी लेता हूँ, ये भी ना कहानी जो होगी पुरानी होगी अभी, थर्ड वर्ल्ड और इंडिया की और सबकी। अगर आप यूएस जाते हो, यूके जाते हो ना, खास करके इन 2 कंट्री की बात करोगे ना, आपको सारे इंडियंस ही मिलेंगे वहाँ। अच्छा जी। सारी हाईटेक कंपनीज में ज्यादातर इंडियंस दिखेंगे। आज की डेट में जितनी हाईटेक कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड हैं, आपको इंडियंस टॉप पोजीशंस पे काम करते मिलेंगे, इवन छोटी पोजीशन पे भी काम करते मिलेंगे। तो इंडियंस के काम करने में कोई परेशानी नहीं है सर। वी आर द बेस्ट डिसिप्लिन्ड वर्कर्स इन द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हमारे नाम से लोग कहते हैं ना, गारंटियां ले लेते हैं ठीक बाहर के कंट्रीज में कि भैया बंदा आया, खासकर पंजाबियों के लिए, पंजाबी है तो ये तो काम दे दो, इसे कर ही देना है, समझे। बट जोक्स अपार्ट, इंडियंस आर नोन एज वर्कaholics। हम काम करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, हम कोई शोर नहीं मचाते, अननेसेसरी हमारी डिमांडें नहीं होती, वी डू वर्क वेल। एज सुन एज वी कम टू इंडिया, इंस्टेड ऑफ वी डूइंग आवर जॉब, वी स्टार्ट लुकिंग आउटवर्ड्स कि ये मुझे कुछ दे देगा, मुझे सब्सिडी मिल जाएगी, मुझे वहां से कोई कंपनी सपोर्ट कर देगी, क्या गवर्नमेंट मेरे से सामान उठा लेगी। ठीक है। ये इसकी बजाय हम ये डिसाइड करें कि मार्केट में नीड क्या है। अगर मुझे पता है कि मैं आपको, मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं और इतने सारे हमारी नीड्स आती हैं जिनकी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही कई प्रोडक्ट्स की, अब हो नहीं रही है, तो आप वो प्रोडक्ट बनाओ ना। सेम वही भेड़ चाल वाली बात। अगर हमें पता है कि स्टील की प्रोडक्शन में प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा बंदा भी कहता है चलो यार स्टील की कर दें। अभी मैं आपको आज से कुछ साल पहले की कहानी बताऊं कि हम लोगों ने ये स्टील के जब मार्केट दाम काफी गिर होता, हमारे एरिया पास में मंडी गोविंदगढ़ करके एक जगह है, वहां पर स्टील की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। तो उनको भी हिट हुआ कि भी रोज का प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है सेकेंडरी इंडस्ट्री, क्योंकि वो रॉ स्टील तो बाहर से लेते हैं और फिनिश स्टील आगे देते हैं। तो उनको भी परेशानी यही, कहते हैं यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है। उस टाइम हम लोगों ने कुछ 2-3 ना जो फ्रोजन पीस, फ्रोजन वेजिटेबल्स के प्रोजेक्ट्स लगाए थे। ओके। सो लॉट ऑफ पीपल गेव मी मनी जस्ट टू पुट दोस। अच्छा जी। कि फ्रोजन पीस लगा दो, इसका प्लांट लगा दो, रोज का माल बेचना शुरू कर देंगे। अब क्या हो गया, अब उसमें सैचुरेशन आना शुरू हो गया। ठीक है, नाउ पीपल आर मूविंग इनटू द एक्सोटिक वेजिटेबल्स। मतलब एक दूसरे को देख के काम कर रहे हैं, वो ये देख ही नहीं रहे हैं कि वेयर इज द गैप इन द मार्केट। मार्केट में नीड है। जैसे सेम मैंने स्टूडेंट्स के बारे में बोला कि वो सॉफ्टवेयर तो सीखते जा रहे हैं, बट कौन सा सॉफ्टवेयर कब सीखना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या स्किल होना चाहिए, वो जरूरी है। क्या काम करना चाहिए आज की डेट में। अगर आप अच्छे वेल्डर हैं, अच्छे फिटर हैं, अच्छे प्लम्बर हैं, अच्छे इलेक्ट्रिशियन हैं, सर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
बिल्कुल अच्छी कंपनियां आपको अच्छा पैसा देती हैं। दे नीड क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियंस, दे नीड क्वालिफाइड प्लम्बर्स। प्रॉब्लम ये है कि क्वालिफाइड जब मिलता नहीं है, मेरे को अगर क्वालिफाइड प्लम्बर नहीं मिलेगा, मैं किसी को भी हायर कर लूंगा जिसको थोड़ा बहुत नट बोल्ट कसना आता है, कि मुझे पता है यार इसमें इंटेंट तो है सीखने का, वो क्वालिफिकेशन जीरो हो जाती है। मेरे से कई बार पूछते हैं लोग कि ये डिग्री होल्डर बच्चा है मैकेनिकल का, इसको नहीं आपने रखा, और ये लड़का है जो उसे बारी करी हो इसको रख लिया। अरे डिग्री होल्डर बेचारा पकड़ ही नहीं पा रहा बिल्कुल। और ये बच्चा तैयार है, 12वीं करी हुई है, आता कुछ नहीं है, लेकिन इसमें इंटेंट है काम करने। एब्सोल्युटली। तो यू हैव टू सी द इंटेंट। तो सेम इंडिया में है, इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है सर, ठीक है, हम लोग डेवलप्ड हैं। बस सिर्फ फर्क ये है कि हम अपने आप को अमेरिका की तरह नहीं सोच रहे हैं। वी हैव गॉट द बेस्ट हाईवेज नाउ। हाईवेज हमारे अच्छे हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, ग्रो कर रहे हैं हम लोग। आप यूएस जाओ, आप यूएस के एयरपोर्ट देख लो, आपको पता लग जाएगा फर्क। द डिफरेंस इज ओनली द माइंडसेट। सो मनमीत जी, आप वेल्डिंग की बात कर रहे थे, मैं डिस्कवरी चैनल के ऊपर देख रहा था, एक शो चल रहा था कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पेइंग जॉब्स कौन सी हैं। मतलब आई वाज शॉक्ड टू लिसन टू देम कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पेइंग जॉब कोई सॉफ्टवेयर वाला नहीं है, कोई भी प्रोग्रामिंग वाला नहीं है, मार्केटिंग वाला नहीं है, इट्स अ वेल्डर। जो मतलब मरीन वेल्डर्स होते हैं, समुद्र के नीचे जाके शिप्स को वेल्ड करते हैं, या वहाँ पे कोई ऑयल लीक आ गया उसको वेल्ड करते हैं। दे चार्ज millions of dollars टू सेट अप दैट पर्टिकुलर लाइक कंपोनेंट्स वहाँ पे। ट्रू। और अगर उन वेल्डर से अगर आप कभी मिलेंगे ना, वो सालों साल सिर्फ वेल्डिंग ही कर रहे होते हैं। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो हम लोग वेल्डर समझते हैं जो दुकान वाला जो गेट वेल्ड कर रहा होता है उसको हम समझते हैं। ये बेसिक जॉब स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल है। अगर आप देखोगे तो वेल्डिंग, मशीनिस्ट, फिटर, ये 3 जॉब्स ऐसी हैं जिसकी मार्केट में हमेशा डिमांड रहेगी, क्योंकि अभी भी इंडस्ट्री में हर जगह पर रोबोट नहीं यूज किए जा सकते। मरीन हो गया, स्पेस हो गया, इवन ऑयल एंड गैस में इंटरनल एरियाज ऐसे हैं जहां पर आप रोबोट्स नहीं यूज कर सकते। आपको इंसान को जाना पड़ेगा, तो उस पे इंसान की कितनी एक्सपर्टाइज है इन पर्टिकुलर चीजों में, वो करेगा। छोटा सा एग्जांपल हमारे लिए आईफोन, सारे लोग यूज करते हैं, खुश होते हैं आईफोन को यूज करके। जब पहला आईफोन बना था, दे स्टार्टेड विद द फ्रेम। तो जो फ्रेम उन्होंने बनाया था, उस फ्रेम को हाथ से बनाया गया था। देयर वाज नो मशीन फॉर दैट। जितने भी बैच निकले थे उस हाथ से बनाया गया था, बिकॉज दे हैड द ट्रेन्ड मैन पावर, जिसमें दे हैड द मशीनिस्ट, उसको पूरा बनाने वाले, उनके पास फिटर्स थे पूरे के पूरे, और वेल्डर्स थे। वेल्डिंग मतलब वो उतनी बड़ी वेल्डिंग नहीं, इट्स काइंड ऑफ अ सिंटरिंग काइंड ऑफ थिंग्स, बट इट इज अगेन कमिंग अंडर द पार्ट ऑफ द वेल्डिंग ओनली। तो आप सोचो कि इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए भी उस जमाने में, क्योंकि पहला प्रोडक्ट ना सर हमेशा हाथ से बनता है, पहला प्रोडक्ट कभी भी मशीन पे नहीं बनता, प्रोटोटाइप्स हाथ से बनते हैं। अगर आप कभी भी किसी भी अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को अगर आप पकड़ोगे हाथ में, तो आप देखोगे बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन जब उसका पहला प्रोटोटाइप बना होगा ना, वो या तो प्लास्टिक के डब्बे में या कोई डीन स्टैंडर्ड के डब्बे में बना होता। हम बनाते हैं, हमारे भी बड़े बेढंगे बेहूदे से होते हैं। फिर जब वो प्रोडक्ट चलने लग जाता है, मार्केट में टेस्ट हो जाता है, जब हमें पता है कस्टमर को ये चीज पसंद आएगी, तब हम उसको शेप करते हैं, उसकी फिनिशिंग लेके आते हैं, उसको मार्केट फिट करते हैं। तो तब तक का जो काम है, ये मशीनिस्ट का, फिटर्स का, वेल्डर्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो ऐसे स्किल्स हैं, ये इंडस्ट्री को डेवलप भी करने चाहिए। और इंडस्ट्रीज जितने भी हमारे भाई लोग सुन रहे हैं, आई कैन गारंटी उनको वेल्डर्स की जरूरत आज भी पड़ती है, अच्छे फिटर्स की जरूरत पड़ती है, अच्छे मशीनिस्ट की पड़ती है, और वो भी नहीं मिलते। बिल्कुल, वो उनको भी अच्छी सैलरी मिलती है, और उनके भी नखरे भी उठाने पड़ते हैं, वो भी है। ये तो है। सो वंडरफुल मनमीत जी, मतलब मेरे को पता है कि हम 2-3 घंटे आराम से और बात कर सकते हैं, पर हम अपनी कन्वर्सेशन को यहीं पे स्टॉप करेंगे। पर लास्ट पॉइंटर, मेरे को आपसे 3 ऐसी चीज़ें जाननी है कि जो आप समझते हैं कि हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को अपनी इंडस्ट्री में वो चीज़ करनी चाहिए, एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट, एज एन लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट, वो हमारे को आप बताइए। ग्रेट। देखिए, 3 चीजें तो बहुत जुड़ जाती हैं, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स तो हमसे ज्यादा लोग हैं, उनको ज्यादा पता है जो बना रहे हैं। मैं तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूँ कि क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली जरूरत हमारे को जो होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि हमारी जो फैक्ट्री चल रही है, हमारी इंडस्ट्री चल रही है, वो आपके पास लाइव अवेलेबल होनी चाहिए, आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए। कई लोग इंडस्ट्रियलिस्ट में ऐसे जानता हूँ जो हॉलीडे पे नहीं जा पाए, सिर्फ इस फिक्र में कि कहीं फैक्ट्री में कोई पंगा ना पड़ जाए।
वो अपनी लाइफ नहीं जी रहे हैं, वो मशीन की तरह लगे हुए हैं। उनका स्टाफ एंजॉय कर रहा है, हॉलीडेज पे जाता है, लेकिन वो बेचारे आज भी फैक्ट्री में बैठे, सुबह शाम वहीं बैठे होते हैं। Being a business owner, मतलब they are not able to enjoy the perks of what they are. Yes, their earnings. ऐसा कमा रहे होंगे डेफिनेटली, बट उनके हमेशा बैकएंड पे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और दे आर डिपेंडेंट ऑन सम 2-3 पीपल हु आर वेरी रिलायबल टू देम, हु आर वर्किंग। उसमें से कुछ लोग अच्छे होते हैं जो हेल्प कर देते हैं डेफिनेटली, और कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें से भी कन्नी काटते हैं, कई काम करते हैं। एक वो चैलेंज है। सेकंड जो है, उनको इंपॉर्टेंट है कि वो कंप्लायंस पे जरूर काम करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्शन तो हर कोई कर देता है। आपके प्रोडक्ट में और दूसरे प्रोडक्ट में जो डिफरेंशिएटर आएगा वो क्वालिटी और कंप्लायंस का आएगा। एब्सोल्युटली। अगर आपका कस्टमर उस प्रोडक्ट को देख के बोलता है कि ये गारंटीड है, ऐसे ही बना है और ये ऐसे ही यूज होगा, तो 4 पैसे ज्यादा मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। अगर वही उसको लगे कि इसका कोई पता नहीं है, अपने हिसाब से बनाया होगा कि भी ये ऐसे बनता है, ठीक है जी, क्वालिटी तो टेस्ट कर ली उसने कि चल ठीक है ऐसा लग रहा है, लेकिन बनाया कैसे है, क्या है, अगर वो डेटा नहीं है तो आपको वो कंफर्ट लेवल पे प्राइसिंग नहीं है। मतलब पूरी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। फार्मा कंपनीज के लिए मैंडेटरी की है, क्योंकि लाइफ एंड डेथ का पार्ट है, फूड के लिए भी किया जा रहा है अब धीरे धीरे। तो सब कंपनियों के लिए ये आ रही है कंप्लायंस। ठीक है। तो अगर कंप्लायंस पे आप काम करेंगे तो जो चीज आप आज 10 रुपए में बेच रहे हैं, बड़े आराम से 12-15 रुपए में बेच सकते हैं, और बहुत ही छोटा सा काम है, बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। तो ये कंप्लायंस सिस्टम के ऊपर आप काम कर सकते हैं। और जो तीसरा है, वो अपने लिए जो अपना एक माइंडसेट है, वो ये बनाए कि हम इंडियन कंपनीज हैं, ग्लोबल के लिए बना रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस दिन एक मैन्युफैक्चरर ने ये दिमाग में ले लिया कि भाई मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ और ये मैं पूरे विश्व के लिए बना रहा हूँ ना, क्वालिटी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, जिसका फायदा कंपनी को तो मिलेगा, पूरे देश को भी मिलेगा। राइट। तो आप अच्छे लोगों को हायर करेंगे, आप अच्छी क्वालिटी के वेंडर्स को रखेंगे, आप अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे और अच्छे लोगों को बेचेंगे, तो धीरे धीरे देखोगे अपलिफ्टमेंट सबका आ जाएगा और एवरीवन विल बी हैप्पी। Wonderful. ये 3 पॉइंट्स हैं सर। Thank you so much, Manmeet ji, for sharing these golden nuggets with us, and thank you so much for coming on Win Talks with Abhishek Jain. Yes. थैंक यू दोस्तों इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर आप इस हिस्से तक पहुंच चुके हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आपने इस पॉडकास्ट को बहुत एंजॉय किया, और ये पॉडकास्ट लिटरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वालों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है, जिससे वो सीख सकते हैं कि उनको अपनी इंडस्ट्री में कौन से कंप्लायंसेस को सेट करना है और कैसे वो ऑटोमेशन की हेल्प से अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। और हमारे पॉडकास्ट की जो थीम है विच इज़ विन टॉक्स, वेयर विन इज़ विजडम, इंस्पिरेशन एंड नेटवर्किंग। विजडम भट्टी जी ने शेयर की हमारे साथ, उन्होंने हमारे को इंस्पायर किया, और नाउ मनमीत जी ने हमारे को 10 कंसल्टेशंस ऑटोमेशन के लिए फ्री दी हैं, और वो आप हमारे पोर्टल के थ्रू उनसे वार्तालाप कर सकते हो। और पोर्टल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाइए वहाँ से हमारे को मैसेज भेजिए और विल गेट यू कनेक्टेड with Manmeet ji. And don't forget to subscribe our YouTube channel. Press the bell icon so that अगले पॉडकास्ट की भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि कौन सा हिस्सा या कौन सी ऐसी चीज़ आप इस पॉडकास्ट से अपने साथ लेके जा रहे हैं जिससे आपकी डेवलपमेंट हो सके। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पॉडकास्ट।